हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। हमने फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, जो हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम पढ़ेंगे। हमने बोला था अगले वीडियो में कि हम अब चैप्टर शुरू करेंगे। हम करेंगे ब्लड, यानी जो लगभग 2-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और ये ब्लड के हर पेपर में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट हो या कोई रेलवे का हो, एसएससी का हो, इसमें से 1-2 सवाल आते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे ब्लड यानी रक्त। तो यानी पहला ही सवाल आता है, रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। अध्ययन क्या होता है? स्टडी। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, जो रक्त कैसा है? हमने कहा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो हमने कितने 2 पॉइंट देखे रक्त की स्टडी या अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। और रक्त क्या? हमने कहा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब अगर तरल संयोजी ऊतक है, जो रक्त होता है, रक्त हमारे पूरे शरीर में फ्लो करता है। अगर शरीर में फ्लो करता है तो किसकी वजह से? यानी रक्त में ऐसा क्या होता है? तो हमने कहा रक्त के बहने के लिए रक्त में रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, जो रक्त को बहने में सहायक होती हैं। यानी रक्त के बहन के लिए रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। रक्त के बहन के लिए रक्त में क्या होती है? रक्त के बहन के लिए रक्त में रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं? रक्त वाहिकाएं होती हैं 3। यानी पहली होती है धमनी, शिरा, और तीसरी होती है केशिका। तो हमने रक्त के 3 पॉइंट पढ़े। यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त क्या है? हमने कहा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और हमने कहा रक्त और रक्त के बहन के लिए रक्त में रक्त वाहिकाएं पाई, जैसे धमनी, शिरा और केशिका। हम लोग ये अगला पॉइंट है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमने रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। कितना? 7.4। इसकी प्रकृति कैसी होती? इसकी प्रकृति होती है हल्का क्षारीय होता है। कैसा? हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कैसा होता है? कितना? 7.4 होता है। कैसा होता है? इसकी प्रकृति कैसी? इसकी प्रकृति होती है यानी हल्का क्षारीय होता है। कैसा? हल्का क्षारीय होता है। अब अगला सवाल पूछा जाएगा, जो पीएच है, पीएच मान क्या होता है? यानी जो पीएच मान क्या होता है? तो हम लिखे पीएच पैमाना। पीएच पैमाना पीएच पैमाना होता है 0 से स्टार्टिंग 14 तक होता है। 0 से 14 तक होता है। आपने फुट देखा होगा, जिस दिन लाइनें खींचते थे, यानी जब छोटे छोटे होते थे, यानी जब 8 या 7 में जाते होंगे पढ़ने, तो 1 फुट होता है। उससे हम यानी वो है, यानी 0 से 14 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 0 से स्टार्टिंग होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब ये 0 से 6 तक होता है अम्ल। 0 से 6 तक होता है अम्ल। और 8 से 14 तक होता है क्षार। और ये जो 7 है, 7 ये होता है उदासीन।
तो हमने क्या देखा, पीएच पैमाना। अब अगला सवाल आएगा जो पीएच, यानी रक्त का पीएच हमने कितना 7.4, तो यानी 7 होता है उदासीन, कितना होता है उदासीन, और 7 से थोड़ा ज्यादा है यानी 0.4, तो क्या होगा हल्का क्षारीय होता है, क्या होता है हल्का क्षारीय होता है। और हमसे अगला सवाल पूछा जाएगा जो पीएच है, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, यानी पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, पीएच पैमाना, पीएच पैमाने की खोज की थी सोरेनसन ने, किसने की थी, सोरेनसन ने, सु किसने की थी, सोरेनसन ने की थी, कब की थी, सोरेनसन ने, कब की थी। हम देखेंगे यानी पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, पीएच पैमाने की खोज, पीएच पैमाने की खोज की थी सोरेनसन ने की थी, कब की थी 1909 में की थी, कब की थी 1909 में, किसने की थी, सोरेनसन ने, सोरेनसन ने की थी, कब की थी 1909 में, कब की थी 1909 में की थी। अब हमसे एक और सवाल पूछा जाएगा, यानी जो पीएच पैमाने, पीएच पैमाने की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच पैमाने की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच पैमाने की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है, क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन। पीएच पैमाने, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी, कब की थी 1909 में की थी। हम लिखेंगे यानी जो पीएच पैमाने, पीएच पैमाने की फुल फॉर्म क्या है, पीएच पैमाने की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, यानी जो रक्त है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त क्या है, हमने रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के वहन के लिए, रक्त के वहन के लिए रक्त में रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी, धमनी, सिरा और केशिका। पर हमने लिखा जो रक्त है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, कितना होता है 7.4। इसकी प्रकृति कैसी होती है, हल्का क्षारीय होता है। हमने फिर देखा पीएच पैमाना, जो पीएच पैमाने, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, पीएच पैमाने की खोज की थी सोरेनसन ने, कब की थी 1909 में की थी। हम देखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या थी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म होती है, कितनी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हम लिखेंगे जो रक्त का पीएच मान है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। और ये कैसा होता है, ये नियत होता है। अगर रक्त का पीएच मान 7.4 से अगर अधिक होता है तो एक बीमारी होती है, और कम भी होता है तब भी एक बीमारी होती है। अगर रक्त का पीएच मान 7.4 से अगर अधिक हो जाए तो एक बीमारी हो जिसे हम एल्कोसिस बीमारी कहते हैं, जो हार्ट से संबंधित होती है, हृदय से संबंधित होती है। और अगर अगर 7.4 से अगर कम हो जाए तो एक बीमारी हो जिसे हम एडियोसिस कहते हैं, एडियोसिस, जो हार्ट या किडनी से संबंधित, जो किडनी से संबंधित यानी गुर्दे से संबंधित होती है। तो हम देखेंगे रक्त का पीएच मान अगर अधिक हो जाए, रक्त का पीएच मान अगर अधिक हो जाए, रक्त का पीएच मान अधिक हो जाए तो एल्कोसिस रोग होता है। कौन सा, एल्कोसिस, एल्कोसिस बीमारी होती है, एल्कोसिस रोग, जो किससे संबंधित होता है, जो हार्ट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, हार्ट से संबंधित होता है, हृदय से संबंधित होता है। अगर रक्त का पीएच मान, अगर रक्त का पीएच मान 7.4 से अगर कम हो जाए, 7.4 से अगर कम हो जाए, 7.4 से अगर कम हो जाए तो कौन सा, एक और बीमारी जिसे हम एसिडियोसिस कहते हैं, क्या, एसिडियोसिस रोग होता है। कौन सा होता है, एसिडियोसिस, एसिडियोसिस रोग होता है जो गुर्दे से संबंधित होता है। किससे, इन्हीं इसमें गुर्दे खराब होते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं।
हमने क्या देखा, जो रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगर इसका पीएच मान 7.4 से अगर अधिक हो गया तो कौन सा होता है, एल्कोसिस बीमारी हो जाती है। अगर कम हो गया तो एसिडियोसिस रोग हो जाता है, जो गुर्दे खराब कर देता है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। यानी जो रक्त का पीएच मान है, रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4। अब अगला पॉइंट लिखते हैं। यानी रक्त, हम लिखे रक्त एक बफर विलियन है, रक्त एक बफर विलियन है, रक्त एक बफर, रक्त एक बफर विलियन है, रक्त एक बफर विलियन है। अब आप कहोगे भैया बफर विलियन क्या होता है? बफर विलियन होता है जिसका पीएच मान नियत होता है उसे हम बफर विलियन कहते हैं। जिसका पीएच मान, जिसका जिसका पीएच मान, जिसका पीएच मान नियत होता है, यानी रक्त एक बफर विलियन है। बफर विलियन का होता है जिसका पीएच मान नियत होता है उसे हम बफर विलियन कहते हैं। अब हम लिखे रक्त की मात्रा, रक्त होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और कैसा होता है? नियत। अगर नियत है तो रक्त में ऐसा क्या होते हैं जो रक्त को नियत रखते हैं, जो रक्त का पीएच मान फिक्स रखते हैं, यानी नियत रखते हैं। तो क्या होता है? हम लिखे रक्त के पीएच मान, जो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसे नियत करने के लिए दो, यानी एक तो पाया जाता है अपन कार्बनिक अम्ल, एक पाया जाता है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। और दूसरा क्या पाया जाता है? वाई कार्बोनेट, वाई कार्बोनेट, वाई कार्बोनेट, एक पाया जाता है वाई कार्बोनेट। अब इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है H2CO3, ये होता है HCO3। इसकी प्रकृति क्या होती है? ये होता है अम्ल, ये होता है अम्लीय। ये कैसा? ये होता है अम्लीय। और इसकी प्रकृति कैसी? क्षारीय, क्षारीय। इसलिए ये दोनों इसे बैलेंस बनाकर रखते हैं, यानी 7.4। इसका पीएच मान वाई का यानी कार्बोनेट अम्ल और वाई कार्बोनेट, ये दोनों इसे बैलेंस बनाकर रखते हैं, इसीलिए इसका पीएच मान 7.4 यानी फिक्स होता है, नियत होता है। अब हमसे पूछा जाएगा इन दोनों का अनुपात, यानी इन दोनों का अनुपात कितना है? वाई कार्बोनेट और कार्बनिक अम्ल, इनका अनुपात कितना होता है? इनका अनुपात पूछा जाएगा, यानी HCO3 अनुपात H2CO3, CO3 ये पूछा। ये होता है 20:1। कितना होता है? 20:1। ये होता है 24 ml प्रति लीटर। इसकी मात्रा कितनी होती है? 24 ml प्रति लीटर, प्रति लीटर क्या होता है? प्रति लीटर। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो रक्त है, रक्त अब हमसे पूछा जाएगा सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें रक्त की मात्रा होती है कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है रक्त की मात्रा। सामान्य व्यक्ति में, सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा, कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी? 5 से 6 लीटर होती है, या इसे कह सकते हैं 10 यूनिट होती है, 10 यूनिट, 10 यूनिट होती है। तो हम लोग सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। अब हमसे पूछा इन लड़कियों में रक्त की मात्रा कितनी होती है? लड़कियों में रक्त की मात्रा सामान्य व्यक्ति से आधा लीटर कम होती है। कितनी? आधा लीटर कम होती है। देखो ये पॉइंट, यानी लड़कियों में रक्त की मात्रा, लड़कियों में रक्त की मात्रा लड़कियों में रक्त की मात्रा
सामान्य व्यक्ति से आधे लीटर कम होती है। आधा लीटर कम होती है, यानी कितनी होती है? लड़कियों में कितनी मात्रा होती है? यानी 5 से 5.5 लीटर होती है। तो सामान्य व्यक्तियों में रक्त की मात्रा कितनी होती है? सामान्य व्यक्तियों में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। और लड़कियों में कितनी होती है? लड़कियों में आधा लीटर कम होती है। कितनी होती है? 5 से 5.5 के बीच में होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमने क्या है? सामान्य व्यक्तियों में रक्त की मात्रा कितनी होती है? सामान्य व्यक्तियों में रक्त की मात्रा होती है 7, यानी कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है, या इसे हम 10 यूनिट कह सकते हैं। लड़कियों में रक्त की मात्रा सामान्य व्यक्तियों से आधा लीटर कम होती है, यानी कितनी होती है? 5 से 5.5 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 5.5 लीटर होती है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हम लिखें कुल वजन का रक्त कुल वजन का 7% होता है। यानी जो रक्त कुल वजन का कितना होता है? 7% होता है। यानी रक्त कुल वजन का कितना होता है? 7% होता है। अब हम लिखेंगे यानी अगर कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो एक बार में कितना रक्तदान कर सकता है? यानी कोई व्यक्ति अगर रक्तदान करता है, यानी सामान्य व्यक्ति अगर कोई रक्तदान करता है तो कितना कर सकता है? 1 यूनिट कर सकता है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 350 से 450 ml तक होती है। तो रक्तदान एक बार में, यानी एक व्यक्ति एक बार में एक बार में 1 यूनिट रक्तदान कर सकता है। 1 यूनिट रक्त दान कर सकता है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 1 यूनिट की वैल्यू होती है 350 से 450 ml। कितनी होती है? 350 से 450 ml तक होती है। कितनी होती है? 350 से 450 ml तक होती है। अब हम लिखेंगे अगला पॉइंट। हम लिखेंगे रक्त निर्माण। अब लिखेंगे हम रक्त निर्माण कैसे होता है। तो इधर हेडिंग लिखो रक्त निर्माण। रक्त निर्माण। तो हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े? यानी रक्त कुल वजन का कितना होता है? रक्त कुल वजन का लगभग 7% होता है। और रक्तदान यानी एक व्यक्ति एक बार में कितना रक्तदान कर सकता है? यानी एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट रक्तदान कर सकता है, जिसकी वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 350 से 450 ml के बीच में होती है। अब पढ़ेंगे, यानी अगली हेडिंग होगी हमारी रक्त निर्माण। क्या होगी? रक्त निर्माण। हम लिखेंगे रक्त निर्माण की क्रिया को हेमेटोपोइजिस कहते हैं। रक्त निर्माण की क्रिया को हेमेटोपोइजिस कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, यानी रक्त निर्माण की क्रिया को हेमेटोपोइजिस कहते हैं। हेमेटोपोइजिस कहते हैं। तो रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? रक्त निर्माण की क्रिया को हेमेटोपोइजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोपोइजिस कहते हैं। अब हम लिखेंगे रक्त निर्माण की 3 अवस्थाएं होती हैं। रक्त निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? रक्त निर्माण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है पीतक अवस्था, दूसरी होती है यकृत अवस्था और तीसरी होती है मज्जा अवस्था। मज्जा अवस्था। तो रक्त निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? रक्त निर्माण की 3 अवस्थाएं होती हैं। रक्त निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? रक्त निर्माण की 3 अवस्थाएं होती हैं। रक्त निर्माण की 3
अवस्थाएं होती हैं। रक्त निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? रक्त निर्माण की 3 अवस्थाएं होती हैं। रक्त निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? रक्त निर्माण की 3 अवस्थाएं होती हैं। यानी पहली होती है पीतक अवस्था। पहली कौन सी होती है? पहली होती है पीतक अवस्था। पीतक अवस्था कौन सी होती है? पीतक अवस्था। पीतक अवस्था में रक्त निर्माण क्या कौन करता है? मेजोडर्म परत होती है। मेजोडर्म परत पीतक अवस्था में रक्त का निर्माण करती है। यानी जब माँ की कुख में यानी माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो शुक्राणु और अंडाणु का जब युग्मनज होता है तो सबसे पहले एक सेल बनती है। सेल, वो सेल से कई सेल बनती है, उसके ऊपर एक परत होती है जिसे मेजोडर्म परत कहते हैं। यही इसी से रक्त का निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे? पीतक अवस्था। पीतक अवस्था में क्या लिखेंगे? पीतक अवस्था में, पीतक अवस्था में रक्त निर्माण। पीतक अवस्था में रक्त पीतक अवस्था में रक्त निर्माण मेजोडर्म परत में होता है। पीतक अवस्था में रक्त निर्माण मेजोडर्म परत में होता है। तो हम लिखें रक्त के निर्माण की कितनी अवस्था? रक्त निर्माण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है पीतक अवस्था। यानी पीतक अवस्था में रक्त निर्माण मेजोडर्म परत से होता है। कहां से होता है? मेजोडर्म परत से होता है। अब हम लिखेंगे रक्त की दूसरी अवस्था। रक्त की दूसरी अवस्था क्या होती है? यकृत अवस्था। क्या होती है? यकृत अवस्था। क्या होती है? यकृत अवस्था। दूसरी क्या है? यकृत अवस्था। यकृत अवस्था क्या होती है? यकृत अवस्था। दूसरी यकृत अवस्था। यकृत अवस्था में हम लिखे इस अवस्था में रक्त निर्माण यकृत के द्वारा होता है। इस अवस्था में इस अवस्था में यकृत इस अवस्था में यकृत द्वारा रक्त निर्माण होता है। रक्त निर्माण होता है। यानी यकृत अवस्था में इस अवस्था में रक्त निर्माण यकृत द्वारा रक्त निर्माण होता है। इसके द्वारा यकृत द्वारा रक्त निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे। अब एक नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट यानी हम लिखेंगे नोट पॉइंट। भ्रूण अवस्था में भ्रूण में रक्त निर्माण भ्रूण में रक्त निर्माण यकृत या प्लीहा के द्वारा होता है। यानी भ्रूण में रक्त निर्माण यकृत या प्लीहा के द्वारा होता है। अब हम लिखेंगे तीसरी अवस्था। रक्त निर्माण की तीसरी अवस्था होती है मज्जावस्था। कौन सी होती है? मज्जावस्था। कौन सी होगी? मज्जावस्था। तीसरी रक्त निर्माण की तीसरी अवस्था कौन सी होती है? मज्जावस्था। कौन सी होती है? मज्जावस्था। मज्जावस्था। लेकिन इस अवस्था में रक्त निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। हम लेकिन इसमें रक्त निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो तीसरी अवस्था क्या है? मज्जावस्था। इस अवस्था में रक्त निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यकृत हम लिखें ये 24 से 28 सप्ताह में बन जाता है। 24 से 28 सप्ताह में बन जाता है यकृत। तो हमने क्या पढ़ा? मज्जावस्था इसमें रक्त निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब लिखेंगे हम रक्त निर्माण का कार्य। हमसे पूछा जाए रक्त निर्माण का कार्य कौन सी सेल करती है? यानी एक सेल होती है जो अस्थि मज्जा में पाई जाती है। जो अस्थि मज्जा में जो सेल पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी रक्त निर्माण का वही कार्य करती है। उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? हेमेटोपोइटिक स्टेम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त निर्माण का कार्य कौन सी कोशिका करती है? रक्त निर्माण का कार्य कौन सी कोशिका करती है? हेमेटोपोइटिक स्टेम कोशिका करती है। हेमेटोपोइटिक
स्टेम कोशिका करती है, हेमेटोपोइटिक कोशिका करती है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट होगा यानी रक्त के घटक। तो रक्त के दो घटक होते हैं, एक तो होते हैं प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ये प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? प्लाज्मा की मात्रा होती है 50 से 60%। और जो रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं होती है, इनकी मात्रा होती है 45%, जो हम अब कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे, यही हमारी क्लास खत्म होती है। अब अगला वीडियो का आप इंतजार करें।